चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसका आखिरी पार्ट बाकी था, बहुत दिनों से वो कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। आज किसी भी हाल में उसको कंप्लीट करेंगे, है ना, इसका आखिरी पार्ट को। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और हमें जो आखिरी पार्ट पढ़ना था पहले उसमें आते। आखिरी पेज। अच्छा, ये पढ़ने से पहले एक बार मुझे बताओ क्या क्या याद है तुम्हें इस चैप्टर का। साइड में रखते हैं। चैप्टर टू। चैप्टर टू का नाम क्या था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। हाँ, पहले तो कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम को क्या होता है। अब ये तो बेसिक हो गया, इतनी बार पढ़ लिए हैं कि माइंड में रह ही गया होगा कंज्यूमर कौन होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर को हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किए थे। कार्डिनल, कार्डिनल और, ठीक है। अब कार्डिनल के अंदर हम पहले कार्डिनल पढ़े थे, उसके बाद हम लोग ऑर्डिनल पढ़े थे। कार्डिनल के अंदर क्या क्या पढ़े थे? यूटिलिटी क्या होता है पढ़े थे, और यूटिल्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी से रिलेटेड टोटल यूटिलिटी पढ़े, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े और एवरेज यूटिलिटी पढ़े। अच्छा, इन दोनों के बीच में तीन ठो रिलेशनशिप पढ़े थे। क्या क्या था बताओ? बिना देखे बताना है, देख दाख के नहीं बताना है। बंद करो, बंद करो, इसको बंद करो। बिना देखे बताना है। बोलो, तीन रिलेशनशिप याद करो, क्या क्या था? सबसे पहले अगर हम डायग्राम को दिमाग में लाएं, सबसे पहले अगर हम डायग्राम को दिमाग में लाएं, तो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कैसा होता है? टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? दिस इज मार्जिनल। इनिशियली अगर देखोगे स्टार्टिंग में, तो टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, लेकिन वो कहाँ है? पॉजिटिव साइड में है। तो पहला रिलेशन लिखूंगा, व्हेन mu is positive, total utility increases। याद आ गया? सेकंड पॉइंट बताओ क्या करेंगे? जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पर क्या होता है? जीरो होता है। व्हेन mu is जीरो, tu is मैक्सिमम। ठीक है, और तीसरा क्या लिखेंगे बताओ? जब mu नेगेटिव होता है तब tu डिक्रीज करता है। व्हेन mu is नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, याद आ गया तीनों पॉइंट। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल? लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं उसको। कम होगा, ये तो हम स्टार्टिंग से जानते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें वही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन हर बार क्या होते जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके अंदर हम बहुत सारे अजम्पशंस पढ़े, बहुत सारा पॉइंट्स पढ़े थे। अब उतना डिटेल में उसके अंदर में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। सिंगल कॉमोडिटी, टू कॉमोडिटी। बताओ, सिंगल कॉमोडिटी के अंदर दो कंडीशन था, क्या क्या लिखे दोनों कंडीशन? बॉयज लोग बताएंगे, हाँ बॉयज लोग बताएंगे चारों मिलके। चलो बताओ, कितनी बार पढ़ लिया हम लोग? देखो, सिलेबस को जल्दी जल्दी आगे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है,
अल्टीमेटली क्या चीज़ फ़ायदा होगा? जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है? तुम अभी अगर हम चाहते तो फटाफट पढ़ के सिलेबस 5वें चैप्टर तक भी पहुंच चुके रहते आराम से, अगर हम डेली ये रिवीजन नहीं करते, या हम बार बार जो पुराना टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, ये सब नहीं करते, तो हम अभी चैप्टर 4 चैप्टर 5 में होते, ठीक है? लेकिन वहां तक पहुंच जाते तो फायदा क्या होता, जब तुम्हें पता ही नहीं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिंगल कॉमोडिटी में क्या होता है, टू कॉमोडिटी में क्या होता है, वो सब याद ही नहीं है, तो फिर फायदा होगा कुछ? कोई फायदा नहीं, ठीक है? तो थोड़ा स्लो अच्छे पढ़ेंगे चलेगा, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, उसका चिंता मत करना कभी भी, ठीक है? हमारा जो टाइमलाइन है सिलेबस का, हर साल जैसे कंप्लीट होता है टाइम से, वैसे ऑटोमेटिक उस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, चाहे बीच में कितने भी क्लासेस कैंसिल हों, चाहे बीच में कितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगें, चाहे बीच में हम कितना भी रिविजन करें, कितना भी टेस्ट लें, कुछ भी हो, सिलेबस हमारा टाइमली कंप्लीट जैसे हर साल होता है वैसे होगा, ठीक है? तो सिलेबस का कभी भी टेंशन मत लेना, सर हम स्कूल से पीछे हैं, कि हम स्लो पढ़ रहे हैं, कि हम स्पीड पढ़ रहे हैं, कभी भी उसका टेंशन मत, सिलेबस ऑन टाइम पूरा कंप्लीट, ठीक है? अब बात करते हैं कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आज ही चैप्टर 1 भी रिवाइज करवाने वाला हूँ, के बाद ये जैसे कंप्लीट होगा, हमारा लास्ट का थोड़ा सा बाकी है, हम चैप्टर 1 रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 क्या था, क्या पढ़े, तो उसमें 2-4 टॉपिक का नाम बताओ, चलो रैंडमली। क्या होता है मोसी, और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा था उसमें? देखो बड़ा कॉन्सेप्ट था, टोटल 4 लाइन था बुक में, पीपीएफ था सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, है ना उसमें? तो हम वो सारे चीज़ रिवाइज नहीं, तो कोई फायदा नहीं हो, ठीक है? इसलिए रिवीजन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर स्टडीज। और रिवीजन कौन करता है? जो पढ़ता है पहले। तो रिवीजन अगर हम क्लास में कर रहे हैं, तो घर में थोड़ा सा पढ़ के आना पड़ेगा। रिवीजन किसके लिए होता है? जो पहले पढ़ाई किया वो रिवाइज करेगा ना, जो पढ़ाई नहीं है आज तक वो क्या रिवाइज करेगा, है ना? थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्लास में तो पढ़ रहे हैं हम लोग, साथ में घर में थोड़ा थोड़ा पुराना जो हम पढ़ चुके हैं उसको कभी कभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वो पढ़ोगे तो यहाँ पर रिवीजन में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है? बताओ सिंगल कॉमोडिटी में क्या होता है बॉयज लोग, बताओ। दो कंडीशन था सिंगल कॉमोडिटी का इक्विलिब्रियम, क्या क्या? एक तो प्रोडक्ट होता है, वेरी गुड, नाम में लिखा है सिंगल। इक्विलिब्रियम का दो कंडीशन था, मैं बताऊंगा तो तुरंत याद आ जाएगा, लेकिन अभी पहले तुम्हें बताना है। ऑनलाइन वाले बताओ तो। बोलो। पहला कंडीशन, सोचो तुम कितने, सोचो तुम किस पोजीशन में हो, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको, कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, है ना? पहला, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, याद आया? और दूसरा कंडीशन, ठीक है, टू कॉमोडिटी कंडीशन। टू कॉमोडिटी वाला याद नहीं रहता फिर भी चलता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन सिंगल कॉमोडिटी वाला सभी को याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है? टू कॉमोडिटी में क्या होता है, एम यू एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई बाय प्राइस ऑफ वाई, पहला कंडीशन। दूसरा वही है सेम, ये वाला सेम, फर्स्ट फॉल, ठीक है? तो दोनों में कंडीशन, सेकंड नंबर कंडीशन तो सेम है। पहला कंडीशन यहाँ पर है मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि एक ही कॉमोडिटी है इसीलिए, और यहाँ पर दो कॉमोडिटी है तो दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है? बात बराबर है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा कार्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद बात करेंगे ऑर्डिनल के अंदर में। ऑर्डिनल में क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर में था इनडिफरेंस कर्व, क्योंकि हम अभी भी पढ़ ही रहे हैं। इसके अंदर मेनली दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, है ना? दो ही बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ठीक है? इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? वेरी गुड। इनडिफरेंस कर्व, हमें एक डायग्राम होता है पहली बार, वो डायग्राम हमें बहुत सारे
कॉम्बिनेशंस को शो करता है, दो कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशंस का हर एक कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, चाहे तुम कॉम्बिनेशन ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, सभी का सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग इनडिफरेंस कर्व बनाए थे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे हम लोग, दो तीन इनडिफरेंस कर्व बनाए थे हम लोग, IC1। अच्छा, इसके साथ अगर मैं और इनडिफरेंस कर्व बना दूं दो तीन ठो, तो क्या बोलेंगे? एक ठो कर्व है तो इनडिफरेंस कर्व बोलेंगे इसको, और अगर बहुत सारा है तो इनडिफरेंस मैप बोलेंगे, IC2। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज था जो हम लोग पढ़े थे। पहला प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग? कॉल करता डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसा तो कोई लॉजिक में कोई भी डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है? वर्स रिलेशन, है ना? कोई भी डायग्राम, दुनिया का जितना भी डायग्राम है, अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर आई इनडिफरेंस कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब जो कॉमोडिटी तुम y एक्सिस में बनाए हो और जो x एक्सिस में बनाए हो, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। जैसे हमारे एग्जांपल्स में देखना, एप्पल का क्वांटिटी अगर इंक्रीज होता है तो बनाना का क्वांटिटी डिक्रीज होता है ना? तभी तो जाकर सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन, तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग। कभी कभार डायग्राम कॉनकेव शेप का होता है, कभी कॉन्वेक्स होता है, कभी स्ट्रेट लाइन होता है। कॉनकेव कब होता है? चैप्टर 1 में पढ़े थे कॉनकेव, याद करो। पीपी जो होता था कॉनकेव होता था। क्यों कॉनकेव होता था? एमओसी इंक्रीज करता था। कॉन्वेक्स कब होगा? जब एमओसी, या जिसको हम इस चैप्टर में आकर हम क्या बोलेंगे, एमआरटी बोलते हैं, तो वो डिक्रीजिंग होगा, तब वो कॉन्वेक्स होगा। और स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब वो कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अच्छा, क्या इनडिफरेंस कर्व कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा? तो नहीं टच करेगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन है कि हम मिनिमम दो कॉमोडिटी कंज्यूम करेंगे। अगर एक्स एक्सिस को टच कर गया, इसका मतलब एक्स जीरो हो गया, या वाई को टच कर गया तो वाई जीरो हो गया, तो उस केस में सिंगल कॉमोडिटी हो जाएगा। इसीलिए हम अज्यूम करते हैं वो कभी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं। ठीक है, और क्या पढ़े थे हम लोग? क्या दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है? तो नहीं कर सकता, दोनों का सेटिस्फेक्शन अलग अलग है। अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। दो इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, तो ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए, सब पढ़ा हुआ है हमारा। और क्या है प्रॉपर्टीज में? इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज में देखो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस मैप होगा? जाओ, बस मेरे हिसाब से मेनली इतना ही था, और कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी होगा तो अलग बात है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हायर इंडिफरेंस कर्व में जाना। ठीक है, अगर तुम्हें IC1 से 2 में जाने का मौका मिलेगा तो जाओगे या नहीं जाओगे? ऑब्वियसली जाएंगे। 2 से 3 में जाने का मौका मिलेगा तो भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो हर इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है वो एक हायर इंडिफरेंस कर्व में जाना चाहता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग बजट लाइन के अंदर। बजट लाइन क्या शो करता है? बजट लाइन क्या शो करता है? जो हम खरीद सकते हैं, है ना, जो हमारे रेंज के अंदर है, जो हमारे बजट के अंदर है। दो कॉमोडिटी है, एप्पल्स एंड बनानास। एप्पल का प्राइस 10 रुपए है, बनाना का प्राइस 5 रुपए। अब तुम्हारे पॉकेट में तो लिमिटेड पैसा है, उस पैसे से तुम कितना एप्पल्स एंड कितना बनानास खरीद सकते हो, उसका क्या क्या कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हो, उसको हम बोलते हैं हमारा बजट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा मान लो बजट लाइन, आवर बजट। ठीक है, अब बजट लाइन हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे पास जितना पैसा है
से हम मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं। तो ये लाइन है मैक्सिमम पॉइंट, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। हम इसके नीचे अगर आते हैं तो हमारा सेविंग्स होगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। तो हमारे लिए ऑप्टिमम क्या होगा, हम हमारे बजट लाइन के ऊपर रहें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज अनअटेनेबल, हम यहाँ तक अचीव नहीं कर सकते। इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं ये हमारे रेंज में है, और इसके नीचे वाला पॉइंट हमारे रेंज में तो है लेकिन हम लोग उसको लेना नहीं चाहते। ठीक है, अब हम इसके साथ ही क्या बना देंगे, इनडिफरेंस कर्व बना देंगे। इसी के साथ हम इनडिफरेंस कर्व को बजट लाइन के साथ IC1। ठीक है, और इसके ऊपर और इनडिफरेंस कर्व बना दूं। ठीक है, बना सकता हूँ। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनडिफरेंस कर्व, तुम कितना भी बना सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक और इनडिफरेंस कर्व बना देता हूँ IC2। क्या मैं और इनडिफरेंस कर्व बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। मैं एक और बना देता हूँ IC3, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट से टच किया है, मान लो एक पॉइंट से टच किया है। ठीक है, क्या मैं एक और बनाता हूँ IC4 भी बना लेता हूँ। अच्छा, क्या मैं IC4 में जा सकता हूँ, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि IC4 मेरे बजट के बाहर है। IC4 का कोई भी पॉइंट मेरे बजट में नहीं, तो मैं IC4 तक किसी भी हालत में पहुंच सकता। तो इससे बेटर है इसको मिटा दिया जाए, है ना। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है, IC1, IC2, IC। एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम बताना। मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट दूंगा, तुम बताना क्या वो पॉइंट पॉसिबल है या नहीं है। हम लेंगे या नहीं लेंगे अलग बात है, पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, पॉइंट ए पॉसिबल है या नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो बजट लाइन के बाहर है। ठीक है, वो पॉइंट जो है पॉइंट ए, वो पॉइंट हमारे बजट के बाहर है। वो इनडिफरेंस कर्व चाहे किसी में भी हो, लेकिन वो पॉइंट तक हम पहुंच नहीं सकते बिकॉज वो इनडिफरेंस बजट लाइन के बाहर है। लेकिन सेम इनडिफरेंस कर्व में हम पॉइंट बी तक जा सकते हैं। देखो इनडिफरेंस कर्व सेम है, लेकिन अब हम पॉइंट बी तक पहुंच सकते हैं बिकॉज वो हमारे बजट के। ठीक है बात, तो अब मेरे को ऑप्शन मिला ए और बी, विच वन। ए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बी ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, और साथ में लेते हैं सी। बताओ बी और सी, बी और सी, तो क्या लोगे, बी। क्यों बी लेना है, बिकॉज वो हायर इंडिफरेंस कर्व में है। ठीक है, चलो पॉइंट डी, तो बी और डी। क्यों डी, डी और ई, डी और ई। अगर हम बजट को देखें तो ई तो हमारे बजट के बाहर है, तो डी हमारे बजट में। और अगर सेटिस्फेक्शन को देखें तो दोनों में सेम सेटिस्फेक्शन है, तो बेटर हम क्या ले लें, डी ले लें। तो हमारे पॉसिबल ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन यहाँ पर है वो हमारे बजट लाइन के बाहर है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होगा, डी। तो तुम्हें ओवरऑल पूरे डायग्राम में सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है, जो हमारे बजट में भी है और जो हमें हायर सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, पॉइंट डी। क्या ऐसा और कोई दूसरा पॉइंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, इज इट पॉसिबल। अब मान लो मैं नहीं बनाया लेकिन तुम बना सकते हो क्या इससे बेटर पॉइंट, पॉसिबल है इससे बेटर पॉइंट। इससे बेटर कोई भी पॉइंट पॉसिबल, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई इनडिफरेंस कर्व तुम बनाते हो तो वो तो हमारे बजट के बाहर होगा, पूरा हमारे बजट में ही नहीं होगा। और इसके नीचे बनाते हो तो फिर वो तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। तो इस इनडिफरेंस कर्व में IC3 हमारे लिए बेस्ट है, और IC3 का भी एक ही पॉइंट है जो हमारे बजट में, तो हम उसी पॉइंट पर रहेंगे। तो पॉइंट डी इज इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया, पॉइंट डी को क्या बोलेंगे, क्लियर है बात। ठीक है, अब पॉइंट डी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे सामने तुम्हारे समझने के लिए। तो ये था व्हेन इनडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन, ये हम लोग पढ़े थे, है ना। जब इनडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा बजट लाइन से, या बजट लाइन टेंजेंट होगा इनडिफरेंस कर्व से, तो उस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा।
लेकिन एग्जाम में क्या लिखेंगे हम लोग? एग्जाम में 2 कंडीशन लिखकर आना है। यहाँ पर आ जाए, कंडीशन फॉर कंज्यूमर सिक्योरिटी। बजट लाइन का रोटेशन और बजट लाइन का शिफ्ट, ये तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। ऊपर की तरफ बजट लाइन कब शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ कब शिफ्ट होगा, कौन से साइड से कब रोटेट होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमारा, मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ उसको। ठीक है, देखो 2 कंडीशन है। एक, MRS इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्राइस रेशियो, व्हेन MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी, this is known as slope of indifference curve and this is known as slope of budget। ठीक है, ये है हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये है हमारा स्लोप ऑफ बजट। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल होगा, एमआरएस और प्राइस रेशियो, वो पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यही है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट होंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट होंगे, वही हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, उसको टेक्निकली, सेम चीज को टेक्निकली लिखने का तरीका ये है, एमआरएस इक्वल प्राइस रेशियो। जो हम लोग समझे टेंजेंट वाला पार्ट, उसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, दोनों का स्लोप को इक्वल लिखते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला तो एमआरएस कंटिन्यूसली फॉल्स, कोई कंडीशन, वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी था, यहाँ पर एमआरएस। ठीक है, ऑर्डिनल में, कार्डिनल में याद है दोनों का सेकंड कंडीशन क्या था? एमयू मस्ट फॉल्स। यहाँ पर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी तो है नहीं, यहाँ पर एमआरएस है, तो एमआरएस कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कंडीशन वही है, बस पहला कंडीशन थोड़ा थोड़ा अलग है। यहाँ पर आ जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो तुम्हें ये डायग्राम बनाकर आना पड़ेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, मैं समझाना पड़ेगा कि पॉइंट ई क्यों इक्विलिब्रियम होगा और पॉइंट एफ और जी क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एफ एंड जी? एफ और जी कहाँ बजट लाइन के बाहर है? एच बाहर है, एफ और जी तो बजट में है। फिर क्यों नहीं है इक्विलिब्रियम? क्योंकि लोअर इंडिफरेंस कर्व में है, आईसी 1 में है वो। देखो ध्यान से, ये आईसी 1 में है, उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है आईसी 2 वाला पॉइंट, तो आईसी 2 में जाएंगे ना हम, इसीलिए आईसी 2 का पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम। आईसी 1 हमारे लिए इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ ये 2 कंडीशन लिखकर आना है। देखो मैं जो पढ़ाया वो यहाँ पर भी लिखा है, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व आर इक्वल, दोनों का स्लोप जो होगा वो इक्वल। बेसिकली इसको लिखने का तरीका है, पॉइंट ई को एक्सप्लेन करने का। एग्जाम में तुम ऐसे भी लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। व्हेन इंडिफरेंस, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू, व्हेन बजट लाइन इज, अगर ये लिखते हो तो अब भी फुल मार्क्स मिलते। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन की जगह में तुम अगर ये लिख कर आते हो तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। लिखना है तो लिख लो बुक में, यहाँ पर तुम्हारे समझने के लिए, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट डिफरेंस। स्कूल में पढ़ा दिए ये चैप्टर? अभी तक पढ़ा दिए हूँ, पता नहीं होगा, खाली पहला पढ़ाए हैं। स्टेटिस्टिक्स का 2, तो अभी थोड़ी स्कूल होगा, अभी तो बंद होगा स्कूल। ठीक है, आखिरी टॉपिक, कार्डिनल यूटिलिटी वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी, दोनों के बीच का डिफरेंस।
तुम बताओ डिफरेंस क्या है, कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। वेरी गुड। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिल्स को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर करते हैं, ऑर्डिनल में हम मेजर नहीं करते, हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बोलो। कार्डिनल को क्यों नहीं कर, हाँ रियल लाइफ में, लेकिन ये डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बुक में होता है। बोलो। हाँ रैंकिंग का बोलने का बात सही, लेकिन इस डिफरेंस को तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते। लिखना है तो वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक स्टार्टिंग में कोई बोला था डिफरेंस, सिंगल कॉमोडिटी और टू कॉमोडिटी, याद है? कार्डिनल में कितना कॉमोडिटी होता है? एक होता है। ऑर्डिनल में मिनिमम दो कॉमोडिटी। ठीक है, कार्डिनल में एक होने से काम हो जाएगा, दो भी हो सकता है एक होने से, लेकिन हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनल में मिनिमम कितना चाहिए? दो चाहिए। ठीक है, देखो पढ़ लो फटाफट, दो तीन डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। अंडर कार्डिनल यूटिलिटी इट इज assumed that utility can be measured in cardinal terms, और वहीं पर ऑर्डिनल में हम जस्ट रैंकिंग करते हैं। अंडर कार्डिनल अप्रोच द टर्म यूटिल वाज डेवलप्ड एज अ यूनिट ऑफ मेजर, whereas no such unit of measurement were developed under ordinal approach। साथ में अगर तुम लिखना है तो लिख सकते हो तीसरा पॉइंट, अंडर कार्डिनल मिनिमम वन कॉमोडिटी, अंडर ऑर्डिनल मिनिमम टू। ठीक है, और साथ में एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जांपल। क्लियर है बात? ठीक है, और कोई डाउट नहीं? चलो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आ जाओ चैप्टर 1 में। थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज उतना ही टाइम है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टैट्स शुरू करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के लिए कॉपी लेकर आना है, ठीक है? एक कॉपी लेकर आना है सबको, एक कॉपी बना लो, दोनों में हो जाएगा, स्टैट्स और माइक्रो दोनों का हो जाएगा उसमें। आगे जाकर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएगा, तो एक कॉपी टोटल बना लेना। ठीक है, देखो चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। हमें इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ता है? सिलेबस में है इसीलिए तो पढ़ना पड़ता है, और क्यों पढ़ना पड़ता है? तीन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमें इकोनॉमिक, क्या क्या है वो तीन प्रॉब्लम? वो नहीं है। सबसे पहला स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। दूसरा ऑल्टरनेट यूजेस, हमारे पास रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज है। और तीसरा अनलिमिटेड वांट्स, हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड। इसी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, और हम इकोनॉमिक्स पढ़ के इन्हीं तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स, जो हमें फैक्ट्स के बारे में बताता है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नॉर्मेटिव हमें क्या बताता है? वैल्यू जजमेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, एग्जांपल दे सकता है कोई जो एग्जाम में लिख सके? वो एग्जाम, वो पापा ने बच्चे को मारा। हाँ, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, ये फैक्ट है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन पेट्रोल का प्राइसेस इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव। बिकॉज ये एक बेसिक नीड्स है लोगों का, इसीलिए इसका प्राइस को इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये क्या है? नॉर्मेटिव। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो में हम इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। और क्या डिफरेंस है? माइक्रो इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप के लिए होता है, मैक्रो एग्रीगेट के लिए होता है, वो तो पढ़ लिया। और याद करो थोड़ा, जस्ट तीसरी बार हो रहा है ये, और कुछ नया? हाँ वेरी गुड।
इकोनॉमिक्स हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? माइक्रो 11th में पढ़ते हैं, मैक्रो 12th में पढ़ते हैं, ये तो तुम्हारे समझने के लिए, ये थोड़ी एग्जाम में लिखोगे। क्या लिखेंगे एग्जाम में? वेरी गुड, वेरी गुड। माइक्रो में डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और मैक्रो में हम लोग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल नेशन के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ही दे दो माइक्रो का और मैक्रो का, एक फैक्टर्स, एक फैमिली का इनकम है या एक पर्सन का इनकम है या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री का डिमांड सप्लाई है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई है, ये माइक्रो फैक्टर्स है। मैक्रो फैक्टर्स जीएसटी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सारे क्या मैक्रो फैक्टर्स है, मतलब वो फैक्टर्स है जो पूरे नेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लेशन, पेट्रोल का प्राइस सभी को इम्पैक्ट कर रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए थोड़ी बड़ा है, ये तो सभी के लिए बड़ा है, तो ये मैक्रो फैक्टर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स अलग है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या डिसीजन लेते हैं, क्या बनाना है और कितना क्वांटिटी बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव लगाएंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस में क्या डिसीजन लेते हैं, कौन हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है, ये हमारा डिसीजन होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर। तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे तो पहले तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हु इज योर टारगेट कस्टमर, तुम किसको बेचना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, वेरी गुड। अब इसका एग्जांपल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी मान लो एक पर्सन के पास दो जॉब अपॉर्चुनिटी, 40,000 एक 35,000, प्रोवाइडेड सब कुछ सेम है, वर्किंग कंडीशन टाइमिंग वगैरह सब सेम है, तो एक रैशनल पर्सन कौन सा ज्वाइन करेगा, ऑब्वियसली 40,000। जब वो 40,000 वाला जॉब को ज्वाइन करेगा तो 35,000 वाला उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो 35,000 उसके लिए क्या बन जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, व्हाट इज या पीपी, बताओ। बताओ, याद है टू व्हीलर फोर व्हीलर, कितना टू व्हीलर बनाएंगे, फोर व्हीलर बनाएंगे, हमारे पास क्या था, रिसोर्सेज था, मतलब टायर्स थे, वो लिमिटेड थे, उस रिसोर्सेज करके आइदर हम टू व्हीलर बना सकते थे या फिर हम लोग फोर व्हीलर बना सकते, है ना, तो उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं पास, विथ प्रोवाइडेड कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बुक में एग्जांपल दिया था गन्स एंड बटर का, है ना, तो एक इंसान है जिसका दो फैक्ट्री है गन्स एंड बटर, उसको पास लिमिटेड लेबर है, अगर वो गन के फैक्ट्री में सबको भेजता है तो कितना गन प्रोड्यूस होगा, और अगर थोड़े लेबर को धीरे धीरे ट्रांसफर करता है बटर के फैक्ट्री में तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, गन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे लेबर जब बटर के फैक्ट्री में चले जाएंगे तो गन का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, बटर का प्रोडक्शन मैक्सिमम है वो होगा, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फ्रंटियर, ठीक है। अब इसका जो शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये है कॉनकेव, हम यहाँ पर खड़े होते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन से देखेंगे तो ये कर्व हमें कैसा दिखाई दे रहा है, पहला प्रॉपर्टी तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और दूसरा है ये कॉनकेव है ना, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये, फिर वही बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है,
इनवर्स रिलेशन होने से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जैसे टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर में, अगर टू व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फोर व्हीलर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, या फोर व्हीलर का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो टू व्हीलर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो अगर कॉमोडिटी ए का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो बी को कम करना पड़ रहा है, दोनों के बीच में क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम। इस वजह से डायग्राम क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। अच्छा, कॉनकेव क्यों है, बताओ अब, जो तुम बोले थे एमओसी हो रहा है ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये दो ही प्रॉपर्टी होता है पीपीसी, पीपीएफ का दो प्रॉपर्टी है, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और दूसरा ये कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एमओसी वगैरह तो सब याद ही होगा, अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के बारे में बात। बताओ, पॉइंट ए को क्या डिस्क्राइब करो, अनअटेनेबल, जहां तक हम पहुंच ही नहीं, हमारा औकात कहां तक का है, पीपीसी तक का है, इसके बाहर का कोई भी पॉइंट में हम लोग पहुंच नहीं सकते। पॉइंट सी को कैसे एक्सप्लेन, वेरी गुड, ये अटेनेबल तो है लेकिन ये ऑप्टिमम नहीं। यहाँ अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो रिसोर्स का वेस्टेज हो जाएगा, है ना। हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन हम जानबूझकर कम कर रहे हैं, ऐसा हम कभी करेंगे एज अ बिजनेसमैन, हम ऐसा कभी भी नहीं। तो अटेनेबल तो है लेकिन ये ऑप्टिमम नहीं है, नॉट ऑप। और ये पॉइंट बी क्या है, अटेनेबल प्लस, ठीक है। तो बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, पॉइंट बी। एक तो हम पहुंच ही नहीं सकते, बी हम पहुंच सकते हैं और वो ऑप्टिमम भी है, हम पहुंच तो सकते हैं लेकिन वो ऑप्टिमम नहीं है, तो बेटर क्या है हमारे लिए, पॉइंट, ठीक है। ये सब तो बाकी तो तुम्हें पता है, शिफ्ट इन पीपीएफ एंड रोटेशन ऑफ पीपीएफ। बताओ, ये पीपीएफ को अगर मुझे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, यहां, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी दोनों का इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना। जो कॉमोडिटी एक्स एक्सिस में है और जो वाई में है, दोनों का टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा या फिर रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा जो कि दोनों में यूज होगा, एक्स वाले कॉमोडिटी में भी यूज होगा, वाई वाले में भी। तो हम लोग हमारे कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो कम होगा, रिसोर्सेज को कम कर देंगे या फिर दोनों का टेक्नोलॉजी को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। रोटेशन अगर करना है, ठीक है, एक साइड से अगर चेंज करना है, मान लो यहां से वही रहेगा, यहां से चेंज, अब बताओ क्या करना पड़ेगा, कौन सा वाला, एक्स वाला कि वाई वाला, जिस साइड से चेंज करना है उसी के रिसोर्स में चेंज करना पड़ेगा, उसके रिसोर्स में या फिर उसके टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसको चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर वही साइड से चेंजेस, क्लियर है बात, ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट चैप्टर का, तीन प्रकार का इकोनॉमी होता है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट को हम बोलते हैं, और इसको, ठीक है। मुझे बताओ क्या क्या फीचर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इकोनॉमी, गवर्नमेंट होता है या नहीं होता, क्या करता है फिर गवर्नमेंट, कुछ नहीं करता, जैसे इंडिया बोलो, है ना। क्या काम, क्या है गवर्नमेंट का, मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का काम क्या है, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट बनाए क्यों, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करेगा तो उसके अगेंस्ट में जो भी करना है करेगा, कंट्री को बेसिकली चलाएगा, लेकिन किसी के बिजनेस में या प्राइवेट बिजनेस में कभी भी इंटरफेयर नहीं, अपना टैक्स कलेक्शन करेगा,
अपना जो रोड रास्ता डेवलप करना है, हॉस्पिटल स्कूल डेवलप करना है वो करेगा, मतलब अपना काम करेगा, बिजनेस में कभी भी इन्वॉल्व नहीं। उसको बोलते हैं हम लोग मार्केटिंग। ठीक है, बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन। बिजनेसमैन के पास पावर है कि वो रिसोर्सेज को खरीद सकता है, ओन कर सकता है, अपना प्रोडक्शन कर सकता है, अपना डिसीजन को बोलते हैं हमको मार्केट। ठीक है, कैपिट सोशलिस्टिक में क्या होता है, सब कुछ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होता है। ठीक है, क्या बिजनेस करोगे, कितना प्रोड्यूस करोगे, कितना में बेचोगे, क्या अमाउंट, सब कुछ, सारा डिसीजन बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट का। तो हम लोग बोलते हैं सोशलिस्टिक। और मिक्स्ड में दोनों वैरायटी होता है, कुछ बिजनेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है और कुछ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट। या कौन से कैटेगरी में, मिक्स्ड में। तो कौन सा बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, लिमिटेड लगा हुआ है, कौन बताया ये बात, मेरे नाम से एक लिमिटेड कंपनी, तो क्या मैं गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड, बरगढ़ में हजारों लिमिटेड कंपनी, क्या हम सब ये सारे कंपनीज क्या गवर्नमेंट के हो गए, लिमिटेड से कुछ नहीं होता है। देखो दो चीज होता है, एक होता है लिमिटेड, दूसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों ही प्राइवेट कंपनीज होती। ठीक है, बस दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा अलग होता है, पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं कंपनी का अगर मालिक हूं तो मेरे अकॉर्डिंग सारा डिसीजंस, मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स इसके शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कंपनी शेयर मार्केट में कभी भी लिस्टेड नहीं होते, कोई भी मनमर्जी आकर इस कंपनीज का शेयर्स नहीं, इसका बात कर रहा हूं मैं, ये प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन लिमिटेड कंपनीज जो होते हैं इसमें से बहुत सारे कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, सारे लिमिटेड कंपनीज भी लिस्टेड नहीं है, इसमें से कुछ लिस्टिंग करने का रेगुलेशन अलग है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड है लिस्टिंग का, वो स्टैंडर्ड अचीव करोगे तभी तुम लिस्टिंग कर सकते। कल तुम अपने नाम से लिमिटेड कंपनी बना सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 15,000 रुपये खर्चा करोगे तुम्हारे नाम से कंपनी। ठीक है, लेकिन उस कंपनी में कोई बिजनेस तो होना चाहिए ना, बिजनेस करोगे एक लेवल तक पहुंचोगे तो ही तुम्हें लिस्टिंग मिलेगा, वरना लिस्टिंग नहीं मिलेगा। जैसे आज तुम देखोगे कोई भी स्टार्टअप है, एक अच्छे लेवल में पहुंचने के बाद ही उसका लिस्टिंग होता है। जोमेटो जैसे शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ अभी साल भर पहले, जोमेटो एक बहुत हाई लेवल कंपनी बन गया, तब वो अपने आप को मार्केट में लिस्ट किया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, ओला एक अच्छा लेवल में पहुंचा तब जाकर वो अपने आप को लिस्ट किया। हाँ, हालांकि बाद में वो डूबेगा वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को एक अच्छे लेवल में पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर वो लिस्टिंग होगा। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी अलग होते हैं। लिमिटेड के अंदर दो कैटेगरी है, एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड है। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनीज अलग होते हैं, गवर्नमेंट अलग है। गवर्नमेंट कंपनीज आइडेंटिफाई ऐसे नाम देखकर कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर जाकर उसका शेयर होल्डर्स को चेक करना। ठीक है, शेयर होल्डिंग होता है, 100% का शेयर होल्डिंग होता है, उसमें से कितना परसेंट गवर्नमेंट के पास, अगर मेजॉरिटी पार्ट गवर्नमेंट के पास है तो वो गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर माइनॉरिटी पार्ट गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट उसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती, गवर्नमेंट अपना चुपचाप शेयर पकड़ा हुआ है, प्रॉफिट आएगा तो एंजॉय करेगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो नाम देखकर तुम कभी भी नहीं बता सकते कि ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि क्या है क्या नहीं है, शेयर के हिसाब से होता। कंपनीज कौन से कंपनीज रिलीज करते हैं, खाली ये लोग करते हैं, खाली ये लोग करते हैं। हाँ हाँ, तुम अगर 50% से ज्यादा खरीद लोगे तो तुम मालिक बन जाओगे कंपनी का, जो खरीदेगा वो मालिक बन जाएगा, लेकिन 50% खरीद भी तो पाना चाहिए। ये 50,000 करोड़ की कंपनीज होते हैं, 50% खरीदने के लिए 25,000 करोड़ चाहिए, 25,000 नहीं, 25,000 करोड़। हाँ, तो गवर्नमेंट खरीदेगा जिसमें, बोलो सारा रिलीज करें ये भी जरूरी नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं, जैसे देखो लिस्टेड कंपनी है, मान लो मैं एक लिस्टेड कंपनी बनाया, ठीक है, मेरे पास 100% शेयर होल्डर था, मैं शेयर्स मार्केट में जाकर लिस्ट कर दिया, अब जो मन आया वो खरीद सकता है। मैं क्या किया हूं, अपने 100% शेयर्स में से सिर्फ 40% को लिस्ट किया,
बाकी 60% मेरे पास है। तो अगर तुम खरीदना भी चाहोगे शेयर मार्केट में जाकर तो मैक्सिमम हार्डली 40%, तब भी तुम कंपनी के 40% अभी भी मेरे पास है। बात समझे? मार्केट में क्या होगा, डिमांड सप्लाई का गैप हो जाएगा। डिमांड तुम खरीदना चाहते हो लेकिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मैं बेचना ही नहीं चाहता। अगर मैं बेचूंगा ही नहीं, 60% लेकर बैठ जाऊंगा, मैं बेचूंगा ही नहीं, तो मार्केट में उसका ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। कोई ना खरीद, मतलब बायर्स हैं लेकिन सेलर्स नहीं है। सेलर नहीं है, कंपनी का ट्रेडिंग होगा ही नहीं शेयर में। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें ट्रेडिंग नहीं हो पाता। लिस्टेड तो हैं लेकिन उसमें कोई भी बाय सेल नहीं होता, क्योंकि देर आर नो बायर्स नो सेलर्स। सेलर ही नहीं है। जिसके पास शेयर है वो लेके बैठा है, उसको बेचना नहीं है। वो पहले लिस्टेड हुए थे, अब लोग उसमें से खरीद खरीद के लेके बैठ गए हैं। ठीक है, अब जो खरीद के लेकर बैठे हैं वो बेचना नहीं चाहते। मान लो मैं किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी 40% शेयर लिस्टेड है, मान लो मैं खरीद लूं और मैं बेचूंगा ही नहीं। अंबानी 60% लेके बैठा है, मैं 40% बैठा हूं, हम दोनों बेचना ही नहीं चाहते, तो तुम चाह कर भी खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे। तो उस कंपनी का शेयर में कोई ट्रेडिंग, लिस्टेड तो रहेगा लेकिन वहां पर कोई भी बाय सेल होगा नहीं, वो बंद रहेगा, वहां पर कुछ भी बाय सेल नहीं। ठीक है, कांस्टेंट हो जाए, बाय सेल ही नहीं होगा तो वो तो एज इट इज रहेगा ना, उसमें तो कुछ होगा ही नहीं। डिमांड कैसे बढ़ेगा? तुम डालते रहो डिमांड का ऑर्डर, डालते रहो बाय ऑर्डर, लेकिन वो सेल ऑर्डर किसी का आएगा ही नहीं, तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा? जब एग्जीक्यूट होगा वही प्राइस रिफ्लेक्ट करता है, जिस प्राइस पर लास्ट ट्रेडिंग हुआ है, बाय सेल हुआ है, वही प्राइस मार्केट में शो करता है। प्राइस बढ़ता तब है जब डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है। डिमांड, सप्लाई अगर जीरो हो जाएगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, प्राइस रुक जाएगा वहीं का। लेकिन सप्लाई, अगर मैं अगर एक क्वांटिटी भी बेच दूं तुम्हें हायर प्राइस में, तो नया प्राइस उसका वो हायर वाला आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट प्राइस जो बाय एंड सेल हुआ है जिस प्राइस पर, वो वहां पर दिखाता है। शेयर मार्केट में जब जाओगे तुम शेयर्स का प्राइस चेक करोगे, वो वही प्राइस होता है जो लास्ट ट्रेडिंग हुआ है, लास्ट बार जो शेयर जिस प्राइस पर वो प्राइस होता है। ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई बायर सेलर ही नहीं रहेगा कहां से बढ़ेगा? हाँ, करते तो हैं। शेयर मार्केट में सारा स्कैम ऐसे ही तो होता है। लोग खरीद के बैठ जाते हैं पहले, सबको बोलते हैं खरीदो 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 खरीदो, सब खरीदने लगते हैं, प्राइस बढ़ने लगता है, और अब जब प्राइस बहुत बढ़ जाता है अपना सामान पहले बेच देते हैं हाई प्राइस में, हो गया उसके बाद। बहुत सारी कंपनी। ठीक है, कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, ये तुम आपस में खरीदा बेची कर रहे हो, कंपनी अपना जैसा चल रहा है वो वैसा ही चल, कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी के पास जो शेयर्स है वो अपना लेकर अपना आराम से बिजनेस कर रहा है, हम आपस में बाय सेल कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है, कंपनी को ले। ठीक है, क्लियर है बात? और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हालांकि हम जगह आ गए। हाँ, सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट के द्वारा होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होते हैं। तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर कुछ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं और कुछ ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। ठीक है, क्लियर है बात? ये हो गया हमारा चैप्टर 1। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट शुरू करेंगे, कॉपी लेकर आना है। ठीक है, कॉपी सभी को लेकर आना। क्लियर?